तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि लाओ फाई यांग ने मुझे फोन किया था और यांग कॉन्ग शैन का नंबर मांगा था, बट मैंने बिना कुछ सुने फोन कट कर दिया था। बट जैसे ही मैंने फोन रखा, पीछे से एक आवाज आई। क्या वो लाओ फाई यांग था? इतनी काम येट लो की सस्पिशन टोन थी यांग कॉन्ग शैन की कि उसी मोमेंट पे घूस बम्स आ गए। वो बोला, तुम अभी भी उससे कांटेक्ट में हो? पता नहीं क्यों, लेकिन गिल्ट वाली फीलिंग हो रही थी मुझे, जैसे कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से पकड़ा गया हो दूसरी लड़की के साथ कॉल पे। स्कैंडलियस थ्रिल प्लस डर, मतलब गूस बम्स मैक्स पर। मैंने तुरंत बोला, हाँ, अरे नहीं तो वो तो सुन रही थी। पहले तो बिना बोले वो मुझे बस देखता रहा, फिर उसने कैजुअल सा एक्सप्रेशन बना के लंच बॉक्सेस उठाए, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। बट एक लाइन वो बोल गया। आवाज तो किसी लड़के जैसी लग रही थी। मैंने पैनिक में झूठ बनाया, वो ना उसे ना सर्दी हो गई है। उसने थोड़ा टीज करते हुए देखा और बोला, सर्दी इस गर्मी के मौसम में? अब झूठ तो बोल ही दिया था, और वो भी बिना सोचे समझे। मैं चकल करके बोला, वो ना एसी के नीचे बैठ गई थी ना, इसीलिए। तभी उसकी नजर सीधा मेरी गर्दन पे गई। वो बोला, अरे ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ? क्या चोट लग गई है? मैंने रिफ्लेक्स से हाथ गर्दन पे रखा। बैंडेड का वो हल्का सा रेज सरफेस उंगलियों को फील हुआ, एंड सडनली आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मैंने ऑकवर्डली कहा, नहीं कुछ खास नहीं, बस। और उसके बाद जो हुआ वो फिग लीफ टीयर ऑफ मोमेंट था। यांग कॉन्ग शैन ने अपना हाथ बढ़ाया और सॉफ्ट प्रेशर के साथ वो बैंडेड उतार दिया। उसका वो हल्का सा पेन और उसके साथ मेरी डिग्निटी भी थोड़ी सी पील ऑफ हो गई। पूरा एक्सपोज जो हो गया था। यांग कॉन्ग शैन ने कैजुअली देखा, ओ ये तो वो कल रात वाली बात है ना। उस मोमेंट पे उसे समझ आया, बैंडेड के नीचे वही निशान था जो उसने कल रात छोड़ दिया था। आंखों में गिल्ट था, लेकिन टोन सॉफ्ट थी। बोला, सॉरी, लगता है कल मैं थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो गया था। छुपाना चाहते हो? दूसरा बैंडेड ढूंढ के ला दूं? मुझे पता नहीं क्यों, बट उस वक्त फील हुआ कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो कुछ तो गलत हो जाएगा। मुझे उसके मूड का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दिख रहा था, लेकिन एक सिक्स्थ सेंस टाइप का अलर्ट सिस्टम मेरे अंदर एक्टिवेट जरूर हो गया था। तो मैंने एक ड्राई स्माइल के साथ बोला, नहीं, रहने दो, अब ऐसे ही रहने देते हैं। रात के खाने के बाद क्यों मेरे पास आई। आंखों में एक एक्साइटेड सी चमक थी। बोली, मैं अंकल जैन के घर जा रही हूँ किटन्स को देखने। अंकल जैन के घर का बड़ा येलो डॉग इन किटन्स को बर्थ से ही अपना समझकर पाल रहा था। आंटी जैंग रोज उनके लिए दूध वाला सूप बनाती थी, खाना भी प्रॉपर, मीट एंड वेजीज दोनों। रिजल्ट, दोनों छोटे छोटे बच्चे नहीं, गोल मटोल फर बॉल्स बन गए थे। हेल्थ में 10 on 10। और बिग वाइट और सेकंड वाइट किटन्स थे, वो तो फुल ऑन डॉग वाइब ले चुके थे। डॉग माँ से दूध पिया, डॉग के बच्चों के साथ घूमा, तो अब वो उनकी हैबिट्स भी वैसे ही हो गई थीं। जब भी कोई उनको देखने आता, ये छोटी सी फलाइन गैंग भी छोटी छोटी पूंछ हिला के कनल के पास आ जाती थी। वैगिंग टेल्स, रेज्ड हेड्स, देख के कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि ये बिल्ली है या पपी। यान वान क्यों भी उनको प्यार से सर पर स्ट्रोक करते हुए बोली, मियान मियान, ये बड़े होने के बाद कहाँ जाएंगे? मैं बोला, बड़े होने के बाद? अच्छा, यू मीन जैसे ही वो वीन हो जाएं? हाँ, अब रेस्क्यू किया है तो वाइल्ड छोड़ना तो ठीक नहीं होगा। इतने क्यूट हैं, अडॉप्ट तो हो ही जाएंगे ना। मैं सुनरी से पूछ लूंगा, उसके दोस्तों में जरूर कोई कैट लवर होगा। लेकिन क्यों का चेहरा थोड़ा थॉटफुल हो गया। बोली, पर फिर वो दोनों अलग हो जाएंगे ना, तब क्या उन्हें डर नहीं लगेगा? भले ही वो एक छोटी जीनियस हो, लेकिन ये प्योर चाइल्डिश कंसर्न था, और सच बोलूं तो बड़ा ही इनोसेंट सा थॉट था। मैं चाहता तो कह सकता था कि बिल्लियां एक दूसरे को याद नहीं रखती, उनका सेंस ऑफ टेरिटरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोनली फील नहीं करती, और वो शायद समझ भी जाती बिना इमोशंस के। लेकिन मैं उसका कि स्वीट सा बचपना जितनी देर हो सके बचा कर रखना चाहता था। तो मैं उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराया, उसका सर थोड़ा सा रब किया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों एक साथ ही रहें।
यान वांग्यू के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जैसे किसी पुरानी चिंता से फाइनली उसे छुटकारा मिल गया हो। वो किटन्स और पपीज के साथ पूरा दिल लगा के खेलने लगी। फिर मैं उसे घर तक छोड़ने गया और वहाँ यान कॉन्ग शैन ने खुद आके दरवाजा खोला। लिटिल गर्ल तो अंदर चली गई, लेकिन मैं अभी भी बाहर ही खड़ा था। तुम अंदर नहीं आओगे? वो दरवाजे का पल्ला पकड़ता हुआ बोला, एक सॉफ्ट सी इन्विटेशन जैसा। सच कहूँ, इतना प्यारा सवाल मना करना जरा मुश्किल था, पर मैंने अपने आप को रोका। फिर बोला, कल मेरे पापा आ रहे हैं, मुझे आज जल्दी सोना है। वो बस एक लंबी ओह निकाल के रह गया। उसके टोन में कोई स्पेसिफिक इमोशन तो नहीं था, जैसे बस सुन रहा हो। मैं पीछे हाथ बांध के उंगलियां घुमाते हुए सोचता रहा। सच तो ये है कि पापा का तो एक एक्सक्यूज ही था। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या उसके मूड के ऊपर वापस वो ग्लोइंग लाइट आई है या नहीं। हो सकता है अगर मैं अंदर चला गया तो मुझे दोबारा किस नहीं करेगा, लेकिन डर था कहीं मैं ही खुद को ना रोक पाऊँ तो मैंने डिसाइड किया डोर तक ही ठीक है। मैं बोला, वो एक रात रुकेंगे और कल रात भी मैं नहीं आ पाऊंगा। वो बस धीरे से बोला, ठीक है समझ गया। मैंने फिर से कहा, तो मैं चलता हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना, गुड नाइट। वो अभी भी वहीं खड़ा था। दरवाजे का पल्ला खुला था, लेकिन बंद करने का कोई प्लान लग नहीं रहा था उसका। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतर के गेट तक गया, फिर पीछे मुड़ के देखा। वो अभी भी वही था, सेम पोज, सेम एक्सप्रेशन, जैसे मुझे जाते हुए देख रहा हो। मैंने एक हाथ से गेट पुश किया, दूसरे हाथ से जोर से वेव किया, गुड नाइट। मुझे लगा उसने भी कुछ बोला। ज्यादा दूर था तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके लिप्स भी शायद गुड नाइट ही कह रहे थे। बस 2 सिंपल वर्ड्स ही तो थे, पर न जाने क्यों उसके मुंह से सुनकर दिल एकदम रेस कर गया। मैं ऑलमोस्ट जंप करने की फीलिंग कंट्रोल करता हुआ ट्रॉट करता हुआ घर वापस आ गया। जरूरी नहीं था, पर दिल में बटरफ्लाई फुल फोर्स में थे। अगली सुबह अलार्म बजने के पहले ही दादाजी ने नॉक कर दिया। मियान मियान जल्दी उठ जा, तेरे पापा आ गए हैं। मुझे लगा अभी तो सुबह हुई ही नहीं, टाइम देखा 8 बजे थे। उफ, पापा भी ना, क्या पंक्चुअलिटी है भाई। मैं लिटरली रोल करके बेड से उठा। आंखों में नींद अभी भी हाफ लोडेड थी, पर जैसे ही याद आया कि पापा घर पे हैं, सीधा बाथरूम भाग गया। जैसे ही फ्रेश होके नीचे दौड़ा, पर मुझे लगा वेट, हेयर स्टाइल तो चेक करना रह ही गया। मैं फिर से बाथरूम भागा, मिरर के सामने खड़े होकर स्कैन किया। न बाल करने हुए थे, न कपड़े क्रम्पल्ड, परफेक्ट। नीचे लिविंग रूम क्वाइट था, पर पापा दादाजी के साथ चाय पी रहे थे। एकदम पीसफुल मॉर्निंग वाइब। थोड़ा नर्वस फील करते हुए मैं भी उनके पास गया और उस मिडिल एज आदमी को देखा जो टेबल पे बैठा था। डैड, मैंने धीरे से बोला। पापा अब 40s में हैं, पर लगता है उससे भी ज्यादा सीरियस। शायद काम का प्रेशर हो या जिंदगी की थकान। उनका चेहरा बिल्कुल भी मेलो नहीं था, पतले से सीरियस एक्सप्रेशन और एक अजीब सा कोल्ड वाइब। मम्मी ने एक बार बताया था जवानी में वो पापा के हैंडसम लुक्स पे फिदा हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें गुड लुक्स के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं था और रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी। 2 साल हो गए थे मिले हुए, लेकिन उनका फेस बिल्कुल सेम था, बस एक्सप्रेशंस और ज्यादा नो नॉनसेंस हो गए थे। पापा ने मुझे देखा, सिर्फ एक बार नजर उठा के नॉट किया और फिर स्टीम बंस की तरफ पॉइंट करके बोले, थोड़ा नाश्ता लाया हूँ, देख लो तुम्हें पसंद आए तो। मैं तुरंत बैठ गया, एक बन उठाया और स्टफ कर दिया मुंह में। ब्रेकफास्ट के दौरान ज्यादा बातें दादाजी और पापा ही कर रहे थे। बातों का टॉपिक अगल बगल की गॉसिप्स, किसका बेटा 18 में फादर बन गया, कोई आंटी अभी भी जिम जा रही है, और सबसे बड़ा बॉम्बशेल, रेन स्टॉपिंग परेड में इस साल मियान मियान गॉडेस बना। मियान मियान गॉडेस? पापा के टोन में कंफ्यूजन और सरप्राइज मिक्स था। मैंने तो अपना मुंह तुरंत ही बीन कट के बाउल में छुपा लिया। दादाजी ने पापा को डिटेल में सब बताना चालू किया कि कैसे एक्सीडेंटली मैं गॉडेस बन गया और कैसे हमारे नया पड़ोसी यान कॉन्ग शैन बुक स्टोर वाला है डिवाइन जनरल बना। परफेक्ट मैच। पापा बोले, ओ वही जिसके पास एक डिसेबल डॉटर है। दादाजी ने हाँ में हाँ मिलाई और फिर लग गए यान कॉन्ग शैन की तारीफ करने। बहुत हेल्पफुल लड़का है, स्विच भी रिपेयर करता है, पोलाइट है,
और उसकी बेटी भी बड़ी ही स्वीट है, मुझे टी एग दादाजी बोलती है। उस बात पर मुझे याद आया, पापा घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड ना काफी ओल्ड हो गया है, हर वीक ट्रिप करता है, अगर हो सके तो रिपेयर करवा लेना चाहिए, थोड़ा रिस्की है। लेकिन दादाजी ने तुरंत हाथ हिला के बोला, अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, घर पुराना है और जब तुम लोग चले जाते हो तो मैं अकेला ही रहता हूँ, खुद ही संभाल लूंगा। और मैं बस वही सोच रहा था, एक तरफ सेफ्टी, दूसरी तरफ सेविंग्स। दादाजी हमेशा से लो मेंटेनेंस हीरो ही रहे हैं। अरे ये छोटी मोटी चीज है, थोड़ा बहुत तो मैं भी संभाल सकता हूँ। दादाजी फिर से वही बात रिपीट कर रहे थे, पर मैं सीधा बोल पड़ा, नो वे, क्या पता कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, फायर ही लग जाए, सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज मत करो। पर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। फिर वही, नहीं नहीं सब ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा जिद पे आ गया था, बोला आप। तभी पापा ने मेरी बात काट दी, बोले अच्छा समझ गया, मैं 2 दिन में किसी को भेज दूंगा लाइन चेंज करने, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइनल। दादाजी फिर कॉज की बातें ले आए और उन्होंने कैजुअली पूछा, तो फिर जब घर रिनोवेट होगा तब हम दोनों कहाँ रहेंगे? पापा ने कामली बोला, वहीं मेरे पास रह लेना। जैसे ही सुना कि हमें पापा के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा, मैं और दादाजी दोनों एकदम चुप, आंखों से आंखें तक टकरा गईं और दोनों ने इंस्टेंटली डिक्लाइन कर दिया। दादाजी ने हाथ झटकते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए ये कन्वीनियंट नहीं होगा, हमारी आदतें बहुत अलग हैं, बस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। और मैंने भी बोला, मुझे काम पे भी जाना है, यहाँ से पार्ट टाइम जॉब छोड़ नहीं सकता। पापा ने पूछा थोड़ा क्यूरियस होकर, तुम जॉब कर रहे हो, कहाँ? मैं थोड़ा शर्मा के, पर मैंने सच ही बोल दिया, पड़ोस के बुक स्टोर में पार्ट टाइम। बाय द वे, मैंने ये नहीं बताया कि ये एक्सक्यूज था बॉस को चेस करने का। पापा ने और फोर्स नहीं किया, बात वहीं पे रख दी गई और मैटर वॉज क्लोज्ड। दादाजी ने पापा से बोला, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी माँ की ग्रेव पर भी जरूर जाना। लंच के बाद पापा ने गाड़ी निकाली और हम तीनों गए बाओबाओ माउंटेन, दादी माँ को होमेज देने। इतने साल हो गए थे, पर आज भी जब पापा ने ग्रैंडमा की ग्रेव के सामने खड़े होकर वो देख रहे थे, उनके सर के ऊपर का ऑरा डार्क ब्लू हो गया था, जैसे वो अभी भी डीपली सैड हो, पर आउटसाइड से कुछ दिखता ही नहीं। अगर मुझे सिंथेसिया ना होता तो मैं भी सोचता कि पापा अब तो मूव ऑन कर चुके हैं, पर उस शेड से समझ आ गया, वो गिल्ट शायद इस बात का है कि वो ग्रैंडमा के लास्ट मोमेंट पर उनके पास नहीं थे। बाओबाओ माउंटेन से निकलते ही हम चले गए आंट के घर। अब वो आंट्स हॉल में अकेली रहती हैं, एक 2 स्टोरी बंगलो, बड़े सारे रूम्स, लेकिन सिर्फ 2 कंपेनियंस, एक ओल्ड कैट जो ऑलमोस्ट उनकी ही एज का है और एक छोटा सा माल्टीज डॉग अनान। उनके लिए सरकारी वॉलेंटियर्स आते हैं कभी कभी, उनका हेल्थ चेक करने, सफाई के लिए, पर आंट खुद भी काफी एक्टिव और एनर्जेटिक हैं। उनका बड़ा घर एकदम क्लीन था और उन्हें देख के लगता ही नहीं था कि वो अकेली रहती हैं। हर कॉर्नर में एक यंग गर्ल वाली ग्रेस अभी भी दिखती थी, जैसे वो अभी भी एक एलिगेंट लेडी हो जो खुद को प्रेजेंटेबल रखना चाहती हो। उनका प्रेजेंस एक साइलेंट चार्म लाता था रूम में और मैं बस सोचता रहा, काश सभी ओल्ड एज ऐसी ही पीसफुल हो। जब तुम छोटे थे और यहाँ खेलने आते थे, छोटी मासी याद है जो तुम्हें गोद में लेकर रॉकिंग चेयर में बैठे हुए बहुत पसंद करती थी, याद है? आंट ने कोने में रखी पुरानी बैम्बू रॉकिंग चेयर की तरफ इशारा करते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। पापा ने धीरे से सर हिला दिया, याद है, सब याद है। मैं चुपचाप पिस्ता छील रहा था, बस सुन रहा था उनकी पुरानी कहानियाँ। पता चला छोटी मासी थोड़ी मोटी सी थी, हमेशा हंसती रहने वाली, एक स्वीट सात्विक सी औरत थी जो पापा को बहुत प्यार करती थी। जब भी आते इम्पोर्टेड कैंडी से उनकी जेब भर देती थी। फिर एक दिन अचानक एक बीमारी से उनकी डेथ हो गई। पापा को जब पता चला तो वो रो रो के बीमार ही पड़ गए और तब से उन्होंने आंट्स हाल आना बंद ही कर दिया। आंट ने थोड़ा ताना मार के बोला, तुम बस यादों से भाग रहे हो, पर पापा ने मना कर दिया, सिर्फ नाम में सर हिला दिया। मैं पापा के ग्लूमी ब्लू ऑरा को देखकर सोच रहा था, ये बंदा ना अंदर से तो सॉफ्ट है पर बाहर से सिर्फ जिद दिखाता है, और शायद इसी वजह से मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया था। दादाजी ने भी कहा, चलो छोड़ो पुरानी बातें,
वो दर्द ही देती हैं। फिर बात आई घर के सर्किट रिपेयर पे। जब आंट को पता चला कि हम घर का इलेक्ट्रिक रिपेयर करवा रहे हैं और कि मैं और दादाजी पापा के साथ शिफ्ट नहीं होना चाहते, तो आंट ने अपनी थाई पर जोर से थप्पड़ मारा और बोली, तो फिर ट्रैवल का प्लान बनाते हैं ना। उन्होंने अपना फोन निकाला, थोड़ा टाइम स्क्रॉल किया और एक फिर पोस्टर दिखाते हुए कहा, 10 days ऑफ स्नो एंड समर टूर इन नॉर्थलैंड। उन्होंने दादाजी से कहा, तुम हमेशा ट्रैवल पे जाना चाहते थे ना, चलो ओल्ड जैंग और उनकी वाइफ को भी साथ ले चलते हैं। दादाजी थोड़ा हिले, मतलब टेम्पटेड थे, पर उन्होंने पूछा, लेकिन मियान मियान का क्या, उसे कौन देखेगा? मैंने भी कहा, अरे मेरी क्या चिंता करना, मैं ठीक ही हूँ। आंट ने भी मेरी तरफ कैजुअली देखा और बोला, बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा लड़का है, खुद संभाल ही लेगा, और अगर डर लगता हो तो और जगह शिफ्ट हो जाए, बस मेरा डॉग वॉक करना और कैट फीड करना याद रखे, बस इतना ही करना है। मैं तुरंत बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा भी बोल पड़े, मियान मियान अब 19 का होने वाला है, नथिंग टू वरी अबाउट, तुम लोग आराम से जाओ। दादाजी तो ऑलरेडी एक्साइटेड थे और जब हम तीनों ने मिलकर उन्हें कन्विंस कर लिया तो उन्होंने खुशी से हाँ कर दी। जैसे ही घर वापस आए, दादाजी तुरंत भाग के गए अंकल जैंग के घर ट्रैवल डिस्कस करने। शाम के वक्त तक सब कुछ फाइनल हो गया था। दादाजी, अंकल जैंग, आंट और उनकी ट्रैवल ग्रुप के लिए टूर का पेमेंट मैंने कर दिया था। क्योंकि ट्रिप बहुत नजदीक थी तो दादाजी तो बहुत एक्साइटेड बच्चा ही बन गए थे। तुरंत सूटकेस खोल के अपना सामान पैक करने लगे। उन्होंने जिंदगी में ज्यादा ट्रैवल नहीं किया था, इसलिए उनके पास कोई अच्छा सूटकेस भी नहीं था, तो अभी भी वो मेरा वाला सूटकेस ही यूज कर रहे थे। मैंने उन्हें सूटकेस को लॉक और अनलॉक करना सिखाया और वो इतने एक्साइटेड थे कि बार बार खुद ही खोल बंद करके मजे ले रहे थे। वैसे कल एक छोटी सी कार्ड बनाएंगे जो गाड़ी पे चिपका देंगे। रात को सोने से पहले उनको याद आया और वो तुरंत ब्लैक मार्कर ढूंढने लगे। कौन सा कार्ड दादाजी? अरे गाड़ी पे लगाने के लिए। लिखना है कि मैं ट्रैवल पे हूँ और अगले 10 दिन तक छोटी सी टी एक शॉप बंद रहेगी। उन्हें मार्कर नहीं मिला तो बोले कल सुबह जरूर लेना पड़ेगा, और फिर वो चुपचाप अपने रूम में चले गए। दादाजी को देखो, टी और एक्स की छोटी शॉप को भी कितने प्रोफेशनलिज्म से ट्रीट करते हैं, इवन लीव नोटिस बनाना भी नहीं भूलते। ओरिजिनली पापा के लिए एक अलग रूम क्लियर किया गया था, लेकिन लगता है वो फादर सन बॉन्डिंग बनाना चाहते थे, इसलिए वो बोले कि वो मेरे ही रूम में सोएंगे। मेरे रूम में वैसे भी गर्मी थी तो मैं फ्लोर पे मैट बिछा के ही सोता हूँ, सो प्लान बना कि एक बेड पे और एक नीचे। सच बोलूं, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ये पहली बार था जब मैं उनके साथ एक ही रूम में सो रहा था। सोने से पहले मैं विंडो की तरफ गया और जब कर्टन्स बंद करने लगा तो एक कैजुअल ग्लांस दिया नेक्स्ट डोर के कोर्टयार्ड पर, और वहीं पे स्मोक के बीच यान कॉन्ग शैन खड़ा था। जैसे ही मेरी नजर उस पे पड़ी, उसने भी ऊपर देखा और फिर धीरे से एक स्मोक पफ निकाला बिल्कुल मेरी तरफ। इतना दूर था कि मुझे कुछ स्मेल नहीं आनी चाहिए थी, पर जाने क्यों मुझे चोकिंग जैसा फील हुआ। नोज और थ्रोट में इरिटेशन जैसा होने लगा। मैंने तुरंत कर्टन्स बंद कर दिए, उसे गुड नाइट की साइलेंट लिप मूवमेंट करके, और बस वो कनेक्शन काट दिया। लाइट्स ऑफ करके मैं सोच रहा था कि कैसे नींद लाए। बाहर से सिर्फ सिकाडास की आवाज ही आ रही थी। मियान, तुम्हें तुम्हारा सपनों वाला कॉलेज मिल गया ना, मुबारक हो। डार्कनेस में मेरी आंखें खुली थी। क्या बोलता? सिर्फ एक पोलाइट थैंक यू। फिर साइलेंस। मैं फिर दोबारा आंख बंद करता, उससे पहले ही वो फिर से बोल पड़े, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? इस बार मेरी नींद सच में चली गई। मैं सोचता रहा, नफरत नहीं, आई डोंट हेट हिम। वो मेरी लाइफ में कभी ज्यादा थे ही नहीं, तो नफरत का तो कोई स्पेस ही नहीं बनता। शायद डिसअपॉइंटमेंट जरूर था मेरा उनसे, लेकिन नफरत, उसके लिए पहले प्यार होना जरूरी होता है, और उस कनेक्शन का तो कब का फुल स्टॉप लग चुका था। मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने धीरे से पूछा, आपको याद है मेरा बर्थडे कब है? आपको याद है जब मैं 10 का था और ट्री से गिर के हॉस्पिटल गया था? क्या आपको याद है मैंने आपका पहला फादर्स डे कार्ड बना के उसमें क्या लिखा था? उस तरफ से साइलेंस। लगता है पापा शॉक में थे, एकदम चुप हो गए। मैं थोड़ी देर रुका, कोई जवाब नहीं आया, तो अंदर ही अंदर एक ठंडी सी सांस भरी और आंखें बंद करके फिर से नींद ढूंढने लगा। शायद वो गिल्टी फील कर रहे होंगे,
पर अब क्या फायदा, पास तो बदला नहीं जा सकता था ना। अगली सुबह संडे को पापा सिर्फ एक रात रहकर निकल गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया। हाथ में एक लाल लिफाफा था। थोड़ा फील किया तो समझ आया अंदर अच्छी खासी अमाउंट है, हजारों का तो होगा ही। ये तुम्हारे स्कूल के लिए, उन्होंने बोला। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, तुम मेरे इमोशनल मेकअप को शायद एक्सेप्ट भी ना करो, लेकिन फाइनेंशियल मेकअप तो करने दो। उन्होंने इतना क्लियरली कहा कि मुझे लेना ही पड़ा। और जाते जाते वो एक और बात कह गए, शाम को कंस्ट्रक्शन टीम का इंचार्ज आएगा साइट देखने। मतलब आज रात भी यान कॉन्ग शान से मिलने का प्लान कैंसिल। मैं ऑलरेडी 3 दिन से उसके घर नहीं गया था। न जाने उसने मुझे याद भी किया या नहीं, शायद प्रोबेबली नहीं किया होगा। उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ, वो तो मुझे क्यू के लेवल का ही ट्रीट करता है। मियान मियान, पापा की आवाज़ ने मुझे वापस ग्राउंड पे लाया, तो मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने कुछ देर साइलेंस में बिताए, फिर कार में बैठ के अचानक कुछ कहने लगे। मैं अक्सर आइलैंड की हवा, पानी और समर के सपने देखता हूँ। मुझे लगा कि अब वो रिग्रेट दिखाएंगे, शायद अपनी गलती मानेंगे कि ग्रैंडमा के अगेंस्ट जाके आइलैंड छोड़ना ठीक नहीं था। लेकिन नहीं, उन्होंने जो कहा वो और भी अलग था। वो बोले, पर मुझे यहाँ से जाने का कोई रिग्रेट नहीं। एक दिन तुम भी जाओगे और तब तुम्हें भी इस आइलैंड की यादें आएंगी, लेकिन तुम भी वापस नहीं आओगे, ये होना ही है। और उनका कार धीरे धीरे रोड के एंड तक चला गया। मैं वहीं खड़ा था, हाथ में वो रेड एनवेलप लेके, जो अब सडनली मुझे मीनिंगलेस सा लगने लगा। हाँ, जो उन्होंने बोला वो सच था। आइलैंड पे ज्यादा कमर्शियल स्कोप नहीं है, मेरा मेजर भी मुझे दूर ले जाएगा। पर फिर भी मुझे एक अजीब सा रेबिलियन फील हुआ था। मैं नहीं चाहता कि उनके कहने जैसा मेरा फ्यूचर हो। शायद इसीलिए ही उनका और ग्रैंडमा का झगड़ा हुआ था। मैं रेड एनवेलप लेके अंदर गया। दादाजी अभी भी अपना लगेज ही पैक कर रहे थे। मैं उनके पास बैठ गया और एनवेलप उनके सामने हिलाया। उनकी आंखों में चमक आ गई। बोले, इतना बड़ा एनवेलप तुम्हारे पापा ने दिया? अच्छा है, अभी भी थोड़ी सेंस बाकी तो है उसमें। पता तो है कि बेटा कॉलेज जा रहा है, पैसे देने चाहिए। मैंने प्राउड फील करते हुए एनवेलप उनके कपड़ों के पाइल पर रख दिया। बोला, आपकी ट्रिप के लिए मैं पैसे दूंगा। दादाजी ने तुरंत एनवेलप उठाया और मुझे वापस थमा दिया। बोले, मेरे पास पैसे हैं बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे भी दिए हैं, तुम रखो अपने यूज के लिए। मैंने भी जिद्दी होके फिर से उनके कपड़ों में डाल दिया वो एनवेलप। बोला, उन्होंने आपको दिया और मैं भी आपको दे रहा हूँ। और फिर शुरू हो गया एक इमोशनल पिंग पोंग मैच। रेड एनवेलप थोड़ी देर मेरे पास आता, थोड़ी देर दादाजी के पास। दोनों उसे रखना ही नहीं चाहते थे। मैंने फाइनली थक के जोर से कह दिया, अगर आपने फिर से रेड एनवेलप मुझे थमाया ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। दादाजी थोड़ा रुक गए, फिर स्लोली रिलक्टेंटली रेड एनवेलप ले लिया और लेते ही खुश होके गिनना भी शुरू कर दिया। प्रोफेशनल रेड एनवेलप काउंटर। शाम को कंस्ट्रक्शन टीम का इंचार्ज आया। घर देख के बोला, कल शाम से शुरू कर सकते हैं काम। दादाजी ने टेंशन में पूछा, कितना खर्चा आएगा? तो सामने वाले ने स्माइल करके बोला, यू जनरल ने अरेंज कर दिया है सब। यू जनरल यानी मेरे पापा। काफी टाइम हो गया है उनसे प्रॉपरली मिले। लगता है अब वो प्रमोशन पे प्रमोशन ले चुके हैं, कमांडर से जनरल बन गए। डस्ट से बचने के लिए उस रात दादाजी ने और मैंने मिलकर पूरा घर सेट किया। जो सामान हटा सकते थे हटा दिया। फर्नीचर को टेबल क्लॉथ से कवर किया और बेडिंग तक अलमीरा में डाल दिए। घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिनी म्यूजियम प्रिपेयर कर रहे हो। अगली सुबह जल्दी उठ के मैं सूटकेस ड्रैग करता हुआ दादाजी को अंकल जैंग के घर छोड़ने गया। आंट भी सूटकेस लेकर रेडी थी। अंकल जैंग के बेटे ने सबको एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। ग्रुप टूर की मीटिंग एयरपोर्ट पे ही थी। जाते वक्त आंट ने मुझे देखकर बोला, पेट शॉप में सब छोड़ा है, ये लो की, तुम सिर्फ डॉग वॉक करना और कैट को खिला देना, और अगर डर लगता है तो कहीं और रह लेना। वाह, स्ट्रेस लेवल 100%। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। कार में बैठते ही दादाजी ने मुझसे बोला, घर का ध्यान रखना और गैस अच्छे से बंद करना और सेफ रहना, जैसे मैं कोई 8 साल का बच्चा हूँ। मैंने हंस के उन्हें बाय बोला, वेव किया और उन्हें टूर पर भेज दिया।
फाइनली मैं अकेला घर का मालिक बन गया। आफ्टरनून में कंस्ट्रक्शन की टीम आई, सिर्फ 4 लोग थे। काफी सारा मटेरियल अनलोड हुआ और पूरा यार्ड उससे भर गया। टीम लीडर ने अपना नंबर दिया, बोलते हुए कुछ भी हो तो कॉल कर लेना। मैंने अपना छोटा सा टर्टल स्कूटर निकाला और आर्न्स हॉल शिफ्ट हो गया विथ मिनिमल लगेज। कल रात ही मैंने यानकोंग शान को एक मैसेज भेज दिया था कि मैं अगले 10 दिन आर्न्स हॉल में रहूंगा, सुबह तुम्हारा वेट नहीं करूंगा। उसने रिप्लाई दिया, तो शाम का क्या? दैट वन क्वेश्चन शुक मी स्लाइटली। मैं फोन की स्क्रीन पर लिखने लगा, डू यू मिस मी? और बस उसी लाइन को घूरता रहा कई सेकेंड्स, फिर डिलीट कर दिया। फिर फाइनल मैसेज लिखा, मैं शाम को खाना खा के आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद फोन वाइब्रेट हुआ। यानकोंग शान का रिप्लाई आया था, अंडरस्टूड, सिंपल, स्ट्रेट, बस इतना ही। आंट का घर एक्चुअली बहुत पीसफुल लोकेशन पे था। नानपू स्ट्रीट के पास पीछे एक हिल थी। पूरा दिन साइलेंस और रात को तो और भी शांति। वैसे इसका असली नाम बिंग्यू हॉल था, लेकिन लोग प्यार से इसे गुपोटांग बुलाते थे। पूरे घर के रेड वॉल्स और ग्रीन टाइल्स पे क्रीपर्स चढ़ गए थे। अंदर एसी नहीं था, लेकिन हवा ठंडी थी, ऑलमोस्ट सूदिंग। फर्स्ट फ्लोर पे बड़े बड़े आर्च विंडोज थे। आंट का रूम सेकंड फ्लोर के एंड पर था, जहाँ एक बड़ी सी बालकनी भी थी। इतना सुंदर और शांत एनवायरनमेंट। लेकिन जब रात हुई तो बात कुछ और ही थी। पुराने टाइप के वुडन विंडोज थे और उनके ग्लास और वुडन फ्रेम के बीच अब गैप सा बन गया था। रात को जब हवा चली तो साए साए विंडो से आवाजें आने लगी, जैसे कोई छोटी सी बेल बज रही हो हर गस्ट ऑफ विंड के साथ। और तो और टॉयलेट दूसरे साइड पर था और लाइट स्विच भी। मैं तो फ्लैश लाइट लेके चला और हर कदम पे स्क्वीक स्क्वीक ओल्ड वुडन फ्लोरिंग की चिक चिक जैसी हॉरर मूवी बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई हो। मतलब मेरा दिल तो गले तक ही आ गया था। बाथरूम पहुंचते ही जैसे क्लिक लाइट ऑन हुई, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। लेकिन उस रात हवा ज्यादा तेज थी। क्रीपर्स वॉल पे हिल रहे थे और उनके शैडोज विंडो पे एक स्कैरी पैटर्न बना रहे थे। एक बार को लगता था जैसे कोई गोस्ट ही हो कॉर्नर में, पर जब नजर घुमा के देखो तो बस पत्तों की शैडो ही होती थी। जल्दी से टॉयलेट करके मैं रूम लौट आया, दरवाजा लॉक किया और बेड पे चढ़ा और ब्लैंकेट में खुद को व्रैप कर लिया। फैन एसी कुछ नहीं चालू, फिर भी क्विल्ट गर्म ही नहीं लग रहा था। बस एक अजीब सा ठंडा सा फील हो रहा था रूम में। मैंने अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर दबा लिया और स्लो विस्पर में बोला, डेमोक्रेसी, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, सिविलाइजेशन। 8 कैरेक्टर मोटो रिपीट करके अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जब बुक स्टोर गया तो 2 बड़े बड़े डार्क सर्कल्स लेके एकदम ज़ॉम्बी लुक में एंट्री मारी। वेंडिंग ने मुझे देखा और शॉक हो गया। बोला, तू कल रात किधर गया था? ऑल नाइटर मारा क्या? मैंने तो अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया उस पर, पूरा एक्सपीरियंस सुना दिया उसे। और एड में पूछा, तू बता, भूत प्रेत में विश्वास है क्या तुझे? वेंडिंग ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं मानता हूँ कि जब कोई इंसान मर जाता है ना तो उनकी एनर्जी रह जाती है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड। वो हवा में रह जाता है, कभी कभी तो कुछ डेकेड्स तक भी। उसके इतने साइंटिफिक हॉरर जवाब पे मेरे पीठ तक ठंड उतर गई, एकदम से हल्की सी शिवर तक आ गई। वेंडिंग को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा साइंटिफिक बोल दिया, तो तुरंत डैमेज कंट्रोल करता हुआ वो बोला, पर वो सब चीजें, मैग्नेटिक फील्ड्स, हवा, डस्ट, उनकी कोई रियल सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होती, फील भी नहीं होती। पर मैं अब भी थोड़ा स्केप्टिकल था। बोला, क्या सच में? वेंडिंग जवाब देने ही वाला था कि यानकोंग शान की डीप आवाज बीच में कट कर गई, एक गेस्ट आया है। एक ही सेकंड में वेंडिंग और मियान मियान दोनों प्रोफेशनल मोड में आ गए। गोस्ट आउट, कस्टमर सर्विस ऑन। यानकोंग शान ने कैजुअली पूछा, तुम्हारे दादाजी वेकेशन पे गए हैं? मैं थोड़ा रुक गया, फिर बोला, हाँ कल ही गए हैं। तो आज रात को डिनर में क्या खाओगे? एक और कैजुअल सवाल। पर मेरे लिए वो क्वेश्चन कैजुअल नहीं था। एक सेकंड के लिए लगा, क्या वो इनडायरेक्टली कंसर्न शो कर रहा है? मैंने सोचा, किचन तो है आंट के घर में और फ्रिज भी भरा पड़ा है, लेकिन खाना बनाना नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बस नूडल बनाना आता है मुझे। तो मैं सिंपली बोला, टेक अवे ले लूंगा या नियर बाय स्मॉल रेस्टोरेंट्स, या यहीं खाना खा लूंगा फिर वापस चला जाऊंगा। यहाँ
बुक स्टोर नहीं, नानपू स्ट्रीट, जो कि आइलैंड की मोस्ट हैपनिंग कमर्शियल स्ट्रीट थी। फूड ऑप्शंस बहुत थे। इस पर यान कोंगशान घूमा और सीधा मेरी तरफ देखता हुआ बोला, तो आज रात मेरे घर आ जाओ डिनर के लिए। मैं बिल्कुल स्टंड, जैसे कोई बोल रहा हो, कांग्रेट्स, 5 मिलियन की लॉटरी लग गई है तुम्हें। हैं? थोड़ी देर के लिए तो आंखों के सामने फायरवर्क्स ही दिख गए। यान कोंगशान ने कैजुअली ऐड किया, वैसे भी तुम आज रात आने वाले ही हो ना, तो अननेसेसरी इधर उधर क्यों घूमना, बस एक पेयर ऑफ चॉपस्टिक्स एक्स्ट्रा रखनी है। मतलब इतना सिंपल बना दिया जैसे डिनर इनवाइट कोई राशन कार्ड का अपडेट हो। बट उसके बालों के ऊपर वो येलो ग्लो धीरे धीरे फिर से आ गया। मैं तो सोचता ही रह गया, ये बंदा कभी भी येलो हो जाता है बिना वार्निंग के। अगर ये कोई और होता तो मैं डेफिनेटली ये सोचता कि इस डिनर इनवाइट के पीछे जरूर कोई दूसरा मोटिव है। बट यान कोंगशान, उसका तो केस ही अलग है। उसका इनवाइट जेन्युइनली सिर्फ खाना खिलाने के लिए ही होगा, बस और कुछ नहीं। फिर भी मेरे अंदर का एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने फाइनली बोला, फिर तो मैं आ ही जाता हूँ, ट्रबल दे रहा हूँ तुम्हें। बुक स्टोर बंद होने के बाद यान कोंगशान गया क्यू को पिक करने और मुझे बोला सीधा घर जाने को। दादाजी के घर पे तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। डोर से ही ड्रिलिंग और हैमरिंग की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैंने अपना लिटिल टर्टल बाइक पार्क किया, अंदर जाके ओल्ड जैंग से हाल पूछा। सब ठीक ठाक था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो 5 मिनट के अंदर अंदर घर चेक करने के बाद मैं बाहर निकल गया और तब तक यान कोंगशान भी वापस आ चुका था। बस 1 घंटे में ही डिनर रेडी हो गया। यान कोंगशान की स्पीड शेफ लेवल, 4 डिशेस, 1 सूप, 3 मीट आइटम्स, 1 वेजिटेबल, फुल नॉन रेस्टोरेंट वाइब्स, जैसे सिर्फ डिनर नहीं डेट नाइट हो। मियान, क्या तुम रोज मेरे घर खाना खाने आ सकते हो? यान वांग्यू की आंखों में स्पार्कल लेके बोला, जैसे अभी अभी किसी मिशेलिन स्टार शेफ के हाथों से खाना खाया हो। मैं चॉपस्टिक के एज को लाइटली बाइट कर रहा था और उसके पेट ने भी तुरंत रिएक्शन दिया। मतलब वो भी कुछ कम एक्साइटेड नहीं थी। मैं चाहता तो हूँ, मतलब सीरियसली, अगर कोई इतना अच्छा खाना रोज बना के खिला दे तो कौन चाहेगा टेक अवे या इंस्टेंट नूडल्स। तभी यान कोंगशान ने क्वाइटली अपना एप्रन उतारा, वॉल पे लटकाकर अपने यूजुअल काम टोन में बोला, चलो खाना शुरू करो। बस सिर्फ 2 वर्ड्स और दोनों बच्चे जैसे टॉर्नेडो स्पीड में खाने पर टूट पड़े। पूरा खाना चुपचाप खाया गया, न कोई गॉसिप न कोई बकवास, सिर्फ चॉपस्टिक और च्यूइंग की साउंड ही आ रही थी। और जैसे ही प्लेट्स खत्म हुई दोनों कुर्सी पे लंबे हुए। बेली इतनी टाइट हो चुकी थी जैसे बलून का लास्ट स्ट्रेच। यान कोंगशान ने अपने स्लीव्स रोल किए और डिशेस उठाने लगा। बोला, तुम लोग लिविंग रूम में ही रहो। मुझे इंस्टेंटली थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरे घर पे तो डिवीजन क्लियर था। दादाजी कुक करते, मैं वॉश करता, और यहाँ उसे सब कुछ खुद करने देना मुझे गलत लग रहा था। तो मैंने बोला, मैं करता हूँ ना, तुम रेस्ट ले लो। मैं तुरंत उठा, लेकिन यान कोंगशान ने एक ही लुक दिया, सिर्फ चिन थोड़ा ऊपर उठाया, साइडवेज स्टांस लिया, एक साइलेंट हट जा मैं कर लूंगा वाली एनर्जी। मैं बस अपना नोज रब करता रह गया और डिफीट में वापस सोफे पे चला गया। यान वांग्यू ने अपना एक नया गेम निकाला था, रेस्टोरेंट सिमुलेशन गेम, जिसमें 2 लोगों को टीम में काम करना होता है। एक चॉप करेगा, एक कुक तो दूसरा सर्व। ये गेम एक अजीब वजह से फेमस है कि इसको अगर कपल्स खेलते हैं तो ब्रेकअप कर लेते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच भी भूतिया लेवल की लड़ाई हो जाती है। लेकिन मैं और क्यू जीरो कॉम्पिटिटिवनेस और फुल ऑन चाहोस मोड। एक टाइम पे तो क्यू शेफ का हैट भी नूडल्स में गिरा गई थी। मियान, अभी कहाँ रह रहे हो तुम? गेम के बीच में क्यू ने कैजुअली पूछा। मैं बटन प्रेस करते हुए बोला, वो सामने वाला बड़ा रेड हाउस, मेरी आंट का घर, तुम्हें पता है ना? क्यू ब्लिंग ब्लिंग करते हुए बोली, ओ वो हॉन्टेड लुकिंग गापू टैंग। ओ आई नो वेयर इट इज। उप्स, टोमेटोज खत्म हो गए, जल्दी कॉटन के लिए कुछ टोमेटोज चॉप करो ना। क्यू सडनली चिल्लाई, मल्टीटास्किंग करती हुई बिटवीन वर्चुअल फ्लेम्स एंड किचन चाहोस। मैं राइस स्टीम कर रहा हूँ, अरे रुक मैं आ रहा हूँ। मैं फुल फ्लस्टर्ड मोड में था, लेकिन उसके बाद हमारा कन्वर्सेशन एकदम से मूड स्विच कर गया। तुम्हें नहीं लगता वो जगह थोड़ी स्कैरी टाइप की है? यान वांग्यू ने कैजुअली बोला,
जैसे कोई हॉरर मूवी का ट्रेलर ड्रॉप कर रही हो। मेरे हाथ जिसमें रिमोट था सडनली फ्रीज हो गया। मैंने क्यूक्यू की तरफ देखा। मेरा एक्सप्रेशन हाफ कंफ्यूजन, हाफ क्या बोला तूने वाला। व्हाट? क्यूक्यू ने इनोसेंटली ब्लिंक किया। उसकी आईज इनोसेंट पर वर्ड्स फुल ऑफ हॉरर। वो बोली, हर बार जब मैं पास करती हूँ ना, मुझे थोड़ा ठंडा सा फील होता है, जैसे जैसे कुछ अजीब हो वहाँ पर। ब्रो, तू 8 साल की है या एयरकोस्टिस की इंटर्न? मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मैंने थोड़ा डिफेंसिव होते हुए बोला, पर अंदर से तो नर्व्स फुल पैनिक में जा चुके थे मेरे। ठीक है, मान लेते हैं, अगर कुछ हुआ भी तो मे बी आंटी के फ्रेंडली गोस्ट ही होंगे ना, वो तो मुझे हर्ट नहीं करेंगे, राइट? क्यूक्यू ने शोल्डर श्रग किए, जैसे बोल रही हो तू जाने, मैं तो वार्निंग दे के फ्री हो गई हूँ। और तब से मेरा माइंड पूरा स्पाइरल में चला गया। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो जान के बोल रही थी? क्या मैं एक हॉन्टेड हाउस में रह रहा हूँ? अगले ही मोमेंट में, ओ मियान मियान, फायर लग गई है तुम्हारे साइड, जल्दी बुझाओ। मैं तुरंत गेम में डाइव कर गया और फायर एक्सटिंग्विशर उठा के फ्लेम बुझा दिया। इमोशनल फायर और लिटरल फायर दोनों कंट्रोल में आ गए थे टेम्पररी। तब तक यान कॉन्ग शैन ने भी डिशेस वॉश कर लिए थे और प्रोबेबली ऑयली फील करके थक चुका था, सो वो सीधा ऊपर गया शॉवर लेने। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होके वापस आया, क्योंकि ने उसे गेम में रिक्रूट कर लिया। कम ऑन, जॉइन द किचन टीम। और बस ऐसे ही यान कॉन्ग शैन भी बन गया गेम शेफ नंबर 3। बेचारा यान कॉन्ग शैन, रियल लाइफ में भी हम दोनों को खिला खिला के थक गया और अब गेम में भी वही डिश वॉशर बना हुआ था। आशन, अभी तक वॉश नहीं किया, यू आर सो स्लो। शेफ घूस लेट ऑटम अक्का क्यूक्यू ने फुल ताना मार दिया, पर मैं तो गेम से ज्यादा उसके लेमनी बॉडी वॉश की खुशबू में उलझा हुआ था। स्वीट लेमन सोडा जैसा, रिफ्रेशिंग और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग भी। मैंने साइड से एक छोटी सी नजर मारी, बस 1 सेकेंड, बट थैंकफुली यान कॉन्ग शैन इतना फोकस था गेम में कि उसने मेरी चोरी चोरी स्टेयर का पत्ता भी नहीं चला। मियान मियान, कुकुम्बर दो ना, गेस्ट एंग्री हो रहा है। क्यूक्यू का कमांड आया एंड आई स्नैप बैक टू गेम मोड। आया आया। मैंने तुरंत कंसंट्रेशन वापस लिया और कंट्रोलर संभाला। 9:30 बजे गेम खत्म हुआ। क्यूक्यू एक बड़ी सी यौन के साथ अपस्टेयर्स चली गई। यान कॉन्ग शैन भी उसे एस्कॉर्ट करने गया, फुल एल्डर मोड में। मैं तब भी कंफ्यूज फोन देख रहा था, जाऊं या रुक जाऊं, कह दूं या ना कह दूं। तभी पता नहीं चला कि कब वो वापस आके बिल्कुल मेरे साइड में खड़ा हो गया। बोला, क्या सोच रहे हो? मैं लिटरली जंप कर गया। फिर ऑकवर्डली बोला, वो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात कहाँ सोऊं। उसने अपना हेड स्लाइटली टिल्ट किया और फिर सॉफ्ट टोन में पूछा, तो कहाँ सोना चाहते हो? मैंने उसकी तरफ नीचे से देखा, जैसे इनोसेंट बच्चा हूँ जिसको रेन में शेल्टर चाहिए हो। फिर मैं बोला, क्या क्यूक्यू सो गई? हाँ, क्यों? क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? और तुरंत मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया, मैं सोफे पे ही सो जाऊंगा। यान कॉन्ग शैन स्क्वाट कर गया मेरे लेवल पे। आंखों में सॉफ्ट क्यूरोसिटी थी। बोला, आंटी के घर पे ठीक नहीं लग रहा क्या? अरे वो ठीक ही है, पर मैं कैसे बताऊं कि गोस्टली क्रीपर शैडोज और क्लैंग क्लैंग विंडोज ने मेरी बैंड बजा दी है। अगर उसे सच बता दिया तो या तो वो हंसेगा या फिर मुझे डम समझेगा। बस इसी डिलेमा में मैं अटका था। तभी मैंने नजरें चुराते हुए बोला, वो बस वहाँ थोड़ा सा कोल्ड सा लगता है। यान कॉन्ग शैन का गेज मेरे चेहरे पर ठहर गया, जैसे मेरे हर माइक्रो एक्सप्रेशन को वो डिकोड करना चाहता हो। मेरा दिल ऑलरेडी रेस मोड में था। मैं बस नहीं नहीं रहने दो कहने ही वाला था कि वो अचानक उठ गया। एक लाइन बोली, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, और सीधा ऊपर जाने लगा। मैं वहीं फ्रीज। लंबी देर तक मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। फिर धीरे से उठकर उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, मैं छोटा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिछली दफा भी जब मैं नशे में था, वो सोफे पे सिकुड़ के सोया था। पूरी रात अच्छे से शायद सो भी नहीं पाया था। मुझे गिल्टी फील हो रहा था, पर उसने मेरा हाथ साइड किया और सेम लाइन रिपीट की, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे। वो मुझे ब्रश करता हुआ स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगा।
मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसकी शर्ट का कॉर्नर पकड़ लिया, पिंकी फिंगर से हल्की सी कैच बनाई, नजर नीचे और आवाज हल्की, बोला या फिर साथ में सो जाए। एकदम से साइलेंस। बेड 1.8 मीटर का था, स्पेस का तो कोई इशू ही नहीं था। 2 क्विल्ट ले लो, थोड़ा डिस्टेंस बना के सो जाए, एक्सीडेंटली टच भी अवॉइड कर सकता है। बस एक प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन था। लेकिन उस पल में मेरी वॉइस इतनी वीक और अनश्योर थी कि वो रिक्वेस्ट से ज्यादा कन्फेशन लग रही थी। पर यांग कोंग शान बिल्कुल साइलेंट हो गया। मैं वहीं खड़े खड़े रिप्लाई का इंतजार करता रहा। मेरा हाथ भी थोड़े से अब कांपने लग गए थे। फॉरगेट इट, मैंने फाइनली मम्बल किया, मैं अपनी आंट के हॉल में चला जाता हूँ। मैंने बस उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया, तभी उसने मेरा व्रिस्ट पकड़ लिया और सॉफ्ट टोन में बोला, ठीक है, साथ में सो जाते हैं। मैंने धीरे से सर उठाया और उस वक्त दिल मेरा लिटरली मोटर जैसा धड़क रहा था। व्रूम व्रूम। बस एक छोटी सी लुक मारी उसके हेड पर और रिग्रेट, येलो डॉट, नॉट इवन क्लोज। मेरे मन में फुल कंफ्यूजन था। भाई ये तो येलो होने का परफेक्ट टाइम था। तो क्या मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ? क्या मैंने ही इंटरप्रेट गलत कर लिया? हमेशा येलो अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन अब लग रहा है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। पर फिर भी जो भी हो, यान कोंग शान तो मुझे एकदम क्लीन दिल से ट्रीट करता है। इनोसेंट, प्योर, नो शेडी वाइब्स। चेंज ऑफ क्लॉथ्स तो मैं लाया ही नहीं था, तो शॉवर के लिए यान कोंग शान ने अपने पजामाज ऑफर किए। शॉवर से निकलते ही मैं यान कोंग शान का पजामा सेट पहने हुए था। टॉप तो ठीक ठाक फिट हो गया, पर पैंट्स, बस इतना समझ लो कि मैं एक हाथ से वेस्ट बैंड पकड़ के ही चल रहा था, वरना स्लिप ही हो जाता। रूम में एक छोटी सी लैंप ही ऑन थी। यान कोंग शान बेड के साइड पे बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। मैं बेड पे गया, क्विल्ट खोल के लेट गया और अंदर ही अंदर एक बड़ा सा सांस छोड़ दिया। टेम्परेचर परफेक्ट, बेड इतना सॉफ्ट और सामने इतना हैंडसम बंदा। ये तो फुल 5 स्टार एक्सपीरियंस है ना? यान कोंग शान ने कैजुअली पूछा, तुमने क्यू का शॉवर जेल यूज किया? मैंने अपने आप को स्मेल किया। एक हल्की सी टॉफी वाली खुशबू आ रही थी। वाइट बॉटल थी, मैंने वही ले ली थी। उसने स्माइल करते हुए बोला, चलो ठीक है, बच्चों का ही था, तुम पर सूट कर रहा है। मैंने फेस क्विल्ट में डाल दिया। ईयर्स थोड़े बर्न मोड में चले गए थे। थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ हो गईं। पूरा रूम अंधेरा, सिर्फ हम दोनों की हल्की सांस की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटे हुए भी सो नहीं पा रहा था। एक्साइटमेंट और ऑकवर्डनेस दोनों ही चल रही थी। मन में सोचा, शायद मुझे वापस आंटी के हॉल ही चले जाना चाहिए। साइड में पलट के मैंने साय किया, तभी मेरे पास एक हल्की सी रसलिंग साउंड आई। यान कोंग शान ने शायद मेरी मूवमेंट सुन ली थी। वो धीरे से मेरी तरफ लीन हुआ, इतना करीब कि उसका बॉडी वार्म भी मुझे फील हो रहा था। उसने सॉफ्ट टोन में पूछा, नींद नहीं आ रही? मैंने क्विल्ट को उंगलियों से ट्विस्ट करते हुए बोला, हाँ, थोड़ा आदत नहीं है। उसने बिना ड्रामा के एक और सवाल किया, क्या तुम एक हक चाहोगे? मुझे समझने में 3 सेकंड लगे कि उसने क्या पूछा। ऐसा लगा जैसे एक छोटी सी मैच स्टिक मेरे ब्रेन के घास फूस में गिर गई हो। एकदम से सब गरम, सब ब्लश। वो फिर भी चिल था। बोला, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और पीछे हटने लगा। मैं पैनिक मोड में तुरंत उसका स्लीव पकड़ लिया। चाहिए ना, मैंने धीरे से कहा। डार्क रूम में मुझे उसके फीचर्स क्लियर नहीं दिख रहे थे, पर उसके हाथ ने परफेक्टली मेरा लोकेशन फाइंड कर लिया और उसने मुझे एक सॉफ्ट रीअश्योरिंग हग दिया। ना कोई शोर, ना कोई ओवर द टॉप मोमेंट, सिर्फ एक साइलेंट वार्मथ, क्लोजनेस। आप सबको हैप्पी दशहरा गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।